हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 2.4 इन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर आप ये कोर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हो या अगर आपके कोई कोलीग इस कोर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं थ्रू लर्निंग सेशन IBF एग्जाम ऐप, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। कोर्स के अंदर आपको फुल कंसेप्चुअल वीडियोस करवाए जाएंगे, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्वेश्चंस भी करवाएंगे एंड मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल होंगे। इसके अलावा अगर आपको अपडेट्स चाहिए आने वाले कोर्सेज के बारे में, इंपॉर्टेंट अपडेट्स एग्जाम के लिए, तो आप उसके लिए चैनल ज्वाइन कर सकते हैं IBF सर्टिफिकेशन 2025 डेली अपडेट्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पेमेंट के मोड्स क्या हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हो रहा है, सेलर और बायर डिफरेंट कंट्री में है, जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा रिस्क बन जाते हैं जो कि हमने चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में पढ़े थे, जैसे कि कंट्री रिस्क होता है, करेंसी रिस्क होता है, फॉरेन एक्सचेंज, देन वी हैव रिस्क रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, राइट। तो इस तरह के काफ़ी रिस्क बन जाते हैं जब हम डील करते हैं इन इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपोर्टर को क्या चिंता होती है कि मैंने सामान तो भेज दिया, मुझे पैसे टाइम पे मिल जाएंगे या नहीं, और इम्पोर्टर का रिस्क होता है कि मुझे सही गुड्स मिल जाएंगे या नहीं, सही क्वांटिटी में और सही क्वालिटी में। तो ये कुछ ना कुछ रिस्क रहते हैं। इन रिस्क को कवर करने के लिए पेमेंट, अलग अलग के पेमेंट मोड यूज किए जाते हैं ताकि लेवल ऑफ ट्रस्ट और रिस्क के बेसिस पे हम देख सके कि कौन कौन सा हमने पेमेंट मेथड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेन 4 पेमेंट मेथड है जो हम पढ़ने वाले हैं। एडवांस पेमेंट, ओपन अकाउंट, बिल फॉर कलेक्शन या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। इसमें रिस्क अलग अलग रहता है। एडवांस पेमेंट में एक्सपोर्टर के लिए कम रिस्क होता है, इंपोर्टर के लिए ज़्यादा। ओपन अकाउंट में एक्सपोर्टर के लिए ज़्यादा रिस्क होता है, इंपोर्टर के लिए कम होता है। बिल्स फॉर कलेक्शन में दोनों पे मीडियम रिस्क होता है, एंड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में दोनों के लिए ही सबसे कम रिस्क होता है। तो सबसे आइडियल चीज़ कौन सी होगी, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। बट अलग सिचुएशन में अलग पेमेंट मोड यूज होते हैं, तो हर एक पेमेंट मोड का मीनिंग समझते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि किस कंडीशन में कौन सा मेथड यूज होगा। सबसे पहला पेमेंट मेथड है एडवांस पेमेंट। तो एडवांस पेमेंट का क्या मतलब हो गया कि आपको गुड्स बाद में मिलेंगे, आप पहले एडवांस में पेमेंट कर दोगे। ठीक है, सिंपल सी हमें टर्म पता है ये वाली, राइट। दैट द इम्पोर्टर मस्ट सेंड पेमेंट टू एक्सपोर्टर बिफोर गुड्स आर इवन शिप्ड। पेमेंट कम्स फर्स्ट देन शिपमेंट होती है। अब ये तो हो गया कि एडवांस पेमेंट के मोड ऑफ पेमेंट में होगा क्या, बट ये किस सिनेरियो में आइडियल है, कब यूज करना चाहिए। तो फर्स्ट, जब एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम डील कर रहे हैं, और उसके साथ हमारा जो एक्सपोर्टर है वो काफ़ी वेल नोन और रेप्यूटेबल सप्लायर है। मतलब एक्सपोर्टर जो है वो रेप्यूटेड है, उसकी मार्केट में उसका नाम है, रेपुटेशन है, मतलब एक्सपोर्टर ज़्यादा बेनिफिट पे है। और जो गुड्स वो बेच रहा है, हो सकता है उनकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई की शॉर्टेज हो। तो इन सारी कंडीशंस में सेलर क्या कर सकता है, पैसे एडवांस में मांग सकता है बायर से। तो इस केस में क्या होगा, रिस्क किस तरह से डिवाइड हो जाएगा। जो एक्सपोर्टर है, जो गुड्स को सेल कर रहा है, उसके लिए तो सेफेस्ट मेथड हो गया, उसको पैसे मिले, उसने गुड्स फिर भेज दिए, उसने शिप कर दिए, फुली प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी पेमेंट रिस्क, राइट। बट इम्पोर्टर पे बहुत ज़्यादा रिस्क आ जाता है। इम्पोर्टर के केस में ये रिस्कीएस्ट मेथड है, क्योंकि आपने पैसे पहले दे दिए हैं, आपने एक्सपोर्टर के ऊपर विश्वास करके पैसे दिए कि वो गुड्स आपको ज़रूर भेज देगा। तो हो सकता है कि आपके ऊपर क्या क्या रिस्क आ सकता है। सबसे पहले नॉन शिपमेंट का, कि मैंने पैसे तो दे दिए, सामने वाला पर्सन हो सकता है मुझे गुड्स भेजे ही ना, या फिर पैसे लेके वो बहुत डिले करके मुझे गुड्स प्रोवाइड करे, या बेकार क्वालिटी के गुड्स मुझे प्रोवाइड कर दे। तो ये सारा रिस्क कौन कैरी कर रहा है, इम्पोर्टर कैरी कर रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि अगर एक इम्पोर्टर है दुबई में, उसको अर्जेंटली कुछ मेडिसिन चाहिए वर्थ $10,000 फ्रॉम एन एक्सपोर्टर इन मुंबई। Because of this urgent and special nature of goods, A demand payment in advance, B agrees to send $10,000 through his bank. Once A receives the money in account, he ships medicine and sends the document। ठीक है, तो जैसे ही पैसे आएंगे वो उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये हो गया सबसे पहला, सबसे इजी मेथड ऑफ पेमेंट, एडवांस पेमेंट्स। सेकंड आता है
ओपन अकाउंट, ओपन अकाउंट में क्या हो गया, एडवांस पेमेंट का ऑपोजिट हो गया। एडवांस पेमेंट में हमने क्या बोला, पेमेंट फर्स्ट, शिपमेंट लेटर। ओपन अकाउंट उसका ऑपोजिट कैसे हो गया, शिपमेंट फर्स्ट, पेमेंट लेटर। तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया। इट इज बेस्ड ऑन अ वेरी हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, राइट। एक सेलर गुड्स बिना पेमेंट के तभी भेजेगा जब उसको बायर पे विश्वास है कि वो पर्सन मुझे पे कर देगा, राइट। तो एक्सपोर्टर क्या करने वाला है, गुड्स को भेज देगा एंड डॉक्यूमेंट भेज देगा इम्पोर्टर को, देन वेट्स फॉर द पेमेंट एट लेटर अग्रीड अपॉन डेट। दिस इज कॉमन इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वेयर बोथ पार्टी ट्रस्ट ईच अदर कम्प्लीटली। जब आप एक पर्सन से 2-3 साल से डील करो, आपको पता है कि वो टाइमली पेमेंट कर देता है, तो आप उस केस में उसको बेनिफिट देने के लिए भी आप उसके साथ क्रेडिट क्रेडिट टर्म पे आ सकते हो। एक्सपोर्टर के लिए क्या रिस्क है इस केस में, एक्सपोर्टर के लिए रिस्कीएस्ट मेथड है, क्योंकि उन्होंने गुड्स और डॉक्यूमेंट दोनों ही सामने वाले पर्सन को दे दिया। अब मतलब वी आर ऑन द मर्सी ऑफ इम्पोर्टर। अगर इम्पोर्टर अच्छा इंसान है तो वो पैसे दे देगा, बट अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है पेमेंट डिले हो जाए, हो सकता है क्वालिटी का इश्यू क्रिएट करके वो पैसे हमें कम दे दे या पेमेंट करे ही ना हमें बिल्कुल भी। तो ये रिस्क जो है सेलर इस केस में ले रहा है। देन इम्पोर्टर के लिए ये सबसे सेफ मेथड है, क्योंकि उसको गुड्स भी मिल गए, डॉक्यूमेंट भी मिल गए, वो चेक करेगा आराम से एंड देन फिर फाइनली वो पेमेंट करेगा। तो इस तरह से रिस्क इस केस में डिवाइड है। सो लेट्स कम बैक टू दिस रिस्क समरी, जहाँ पे हमने देखा कि एडवांस पेमेंट में एक्सपोर्टर का रिस्क कम था और इम्पोर्टर का ज़्यादा था, और ओपन अकाउंट में एक्सपोर्टर का रिस्क ज़्यादा है एंड इम्पोर्टर का कम है। नाउ वी नो द रीजन वाई इट इज सो, है ना। अब इससे अगला मेथड देखते हैं। तो एग्जाम्पल ये पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट मेथड इज बिल फॉर कलेक्शन, दैट इज डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। अब डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन कैसे वर्क करेगा, ये हो गया मिडिल ग्राउंड। मिडिल ग्राउंड किसके बीच में हो गया, बिटवीन एडवांस पेमेंट एंड ओपन अकाउंट, ओके। तो ये मिडिल ग्राउंड में हमें क्या, किस थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ रही है, हमें थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ रही है, दैट आर कॉल्ड बैंक। तो बैंक की मदद से हम रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। बैंक क्या करेंगे, दे विल एक्ट एज एजेंट और मेल कैरियर फॉर द डॉक्यूमेंट एंड बट दे डू नॉट गारंटी पेमेंट। मतलब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ना तो सेलर के पास रहेंगे, क्योंकि सेलर के पास रहेंगे तो बायर को रिस्क है, और ना ही वो बायर के पास रहेंगे, क्योंकि देन इन केस द रिस्क इज विद द सेलर, राइट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट किसके पास रहेंगे, डॉक्यूमेंट रहेंगे बैंक के पास, और बैंक वो डॉक्यूमेंट तब पास ऑन करेगा जब एग्रीमेंट की सारी टर्म्स पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में बैंक सिर्फ एक एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, आपकी पेमेंट की ट्रांजेक्शन को, आपके ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करवा के पेमेंट करवाने के लिए बैंक पेमेंट की कोई गारंटी नहीं ले रहा। वो सिर्फ आप उसको कंडीशन बताओगे कि आप, सेलर बता देगा कि आप इम्पोर्टर को डॉक्यूमेंट दे देना, अगर वो आपको पैसे देगा, या आप इम्पोर्टर को डॉक्यूमेंट देके उससे इतने दिन बाद पैसे ले लेना, या कुछ भी आपस में वो एग्रीमेंट करा, बैंक जस्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। तो वर्क कैसे करती है ये एग्रीमेंट, सबसे पहले एक्सपोर्टर गुड्स को शिप कर देगा और जो शिपिंग डॉक्यूमेंट होंगे वो बैंक को दे देगा, दैट इज कॉल्ड द रिमिटिंग बैंक, राइट। देन रिमिटिंग बैंक वो डॉक्यूमेंट इंपोर्टर के बैंक को भेजेगा, जो कलेक्टिंग बैंक होगा, विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। रिमिटिंग बैंक इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स को क्या कर रहा है, रिमिट कर रहा है, और ये डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके पेमेंट्स कलेक्ट करेगा इंपोर्टर से, इसलिए इसे कलेक्टिंग बैंक आ गया। कलेक्टिंग बैंक इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट दे देगा, बताएगा कि डॉक्यूमेंट आ गए हैं, एंड इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट तभी मिलेंगे जब आफ्टर दे हैव इधर पेड और प्रोमिस्ड टू पे, राइट। इधर वो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके देगा एक्सपोर्ट इंपोर्टर, या फिर एक्चुअली में पेमेंट कर देगा, तब फिर बैंक, जो कलेक्टिंग बैंक है वो डॉक्यूमेंट्स उसको देके जो भी पेमेंट या उसने जो साइंड बिल ऑफ एक्सचेंज है वो किसको दे देगा, रिमिटिंग बैंक को दे देगा। इस तरह से दोनों के ऊपर ही बहुत ज्यादा रिस्क नहीं आया, राइट। सो बट रिस्क स्टिल है, बिकॉज उसने अगर तो पेमेंट साथ ही कर दी तब तो कोई रिस्क नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे रिस्क किसके लिए नहीं हुआ, सेलर के लिए नहीं हुआ, बिकॉज
उसने पेमेंट कर दी, फिर इम्पोर्टर को डॉक्यूमेंट मिले, देन इम्पोर्टर कैन कलेक्ट द गुड्स। बट मान लो इम्पोर्टर ने गुड्स कलेक्ट करे और वहां पे उसको पता चला कि गुड्स तो डैमेज्ड आए हैं या गुड्स पुअर क्वालिटी के आए हैं, बट इम्पोर्टर तो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो इम्पोर्टर का तो यहाँ पे लॉस होने का रिस्क है इस केस में भी, राइट। या हम दूसरी कंडीशन मान के चलते हैं कि उसने प्रॉमिस कर दिया पे करने के लिए, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे दिया, बट बिल ऑफ एक्सचेंज अगर उस पर्सन ने ऑनर नहीं करा, देन इन दैट केस सेलर के ऊपर रिस्क आ गया नॉन पेमेंट का। तो यहाँ पे रिस्क जो रिड्यूस हुआ है वो क्या हुआ है कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क रिड्यूस हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि रिस्क बिल्कुल ही खत्म हो गया है। इसी वजह से हमने बोला है कि जो बिल फॉर कलेक्शन है इस केस में दोनों के पास ही क्या है, मीडियम रिस्क है। ओके, तो कुछ रिस्क कम हुआ है बट कुछ रिस्क स्टिल दोनों में है। तो किस टाइप के डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन हो सकते हैं? सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, मतलब पेमेंट आप करोगे फिर आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, दैट इज साइट बिल और कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। importer must pay on the spot to get the document from the bank। यहाँ पर एक्सपोर्टर का रिस्क क्या हो जाता है, मीडियम हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्टर के पास गुड्स का कंट्रोल कब तक रहेगा, थ्रू द बैंक, जब तक इम्पोर्टर पेमेंट नहीं कर देता। लेकिन इम्पोर्टर के पास अगर इम्पोर्टर ने पे करने से मना कर दिया तो इम्पोर्टर तो फंस गया ना, क्योंकि उसके गुड्स फॉरेन कंट्री में पड़े रह गए और वो लीगल एक्शन के बिना कुछ कर नहीं सकता, या उसको दूसरा बायर ढूंढना होगा या गुड्स की शिपिंग के पैसे देके गुड्स को वापस मंगाना होगा, राइट। तो इस केस में एक्सपोर्टर का रिस्क क्या है कि हो सकता है कि इम्पोर्टर पे करने से ही मना कर दे, तो उसको उस सिचुएशन में केस ऑफ नीड एजेंट ढूंढना होगा, जो कि या तो गुड्स वापस भिजवाने में मदद करेगा या कोई और बायर ढूंढ के उसको गुड्स ट्रांसफर कराने में हमारी मदद करेगा। ओके, दूसरा आ सकता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में आ जाता है यूजेंस बिल, जो कि पे लेटर वाला सिचुएशन होता है हमारा। एक्सपोर्टर क्या करेगा, इम्पोर्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करेगा कुछ पीरियड के लिए, लाइक 60 डेज 90 डेज। इम्पोर्टर को इमीडिएटली पे नहीं करना है, लेकिन उसको बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। जो कि क्या होता है, एक फॉर्मल साइंड प्रॉमिस होता है कि आप एक फ्यूचर डेट पे करने वाले हो। ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में मोड ऑफ पेमेंट में, राइट। तो जब वो बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बैंक डॉक्यूमेंट रिलीज करके उनको दे देता है। यहाँ पे एक्सपोर्टर का रिस्क क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, बिकॉज इम्पोर्टर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट ले ले, एक्सपोर्टर का गुड्स पे कंट्रोल तो चला गया। अब उसको क्या करना होगा, इम्पोर्टर पे ट्रस्ट करना होगा कि एक्चुअली ड्यू डेट पे वो पे कर देगा। इम्पोर्टर हो सकता है पे आगे चल के पे करने से मना कर दे, क्योंकि वो बोल सकता है कि ये गुड्स तो मैंने मंगाए ही नहीं थे, या आई कुड नॉट सेल दीज गुड्स, तो मैं पे नहीं कर सकता, या इम्पोर्टर बैंक करप्ट हो गया, या हो सकता है कि इम्पोर्टर ने सिंपली डिसाइड किया कि मैंने इस पर्सन को पे ही नहीं करना। तो इस केस में एक्सपोर्टर का रिस्क जो है बहुत ज्यादा रहता है। सो इसी रिस्क को कवर करने के लिए नेक्स्ट चीज हमारे पास आता है द फोर्थ मोड ऑफ पेमेंट, जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, जिसमें मेन होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, सो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर पेमेंट मेथड है, डिजाइंड टू ओवरकम रिस्क इन अदर मेथड। हर मेथड में कुछ ना कुछ रिस्क था, बट इस केस में सेलर और बायर दोनों के लिए रिस्क क्या है, लोएस्ट है, बिकॉज रिस्क किस पर ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर टू द बैंक। ओके, अब डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होता क्या है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको क्रेडिट मिल रहा है, राइट। तो इट इज व्हाट, इट इज अ रिटर्न अंडरटेकिंग। रिटर्न अंडरटेकिंग किससे, इंपोर्टर के बैंक से। इंपोर्टर का बैंक लिख के, ठीक है, लिख के क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है एक्सपोर्टर को कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी वो उसको पे कर देगा अगर एक्सपोर्टर सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली जैसे चाहिए वो उसको सेट टाइम लिमिट में प्रोवाइड कर देगा, राइट। तो नॉर्मल सिचुएशन में हमने क्या देखा कि गुड्स गुड्स का कंट्रोल कब जाता है, जब डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होते हैं, राइट।
तो इस केस में हमें डॉक्यूमेंट इंपोर्टर को नहीं देने, हमें इंपोर्टर के बैंक को देने हैं, जो कि हमें प्रॉमिस कर रहा है कि जैसे ही आप हमें ये डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड कर देते हो, हम आपको पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे। तो ये तो हो गया यहाँ से, जैसे ही डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर ने प्रोवाइड करे उसके बाद इम्पोर्टर एक्सपोर्टर का पार्ट हो गया खत्म, उसको पेमेंट मिल गई इम्पोर्टर के बैंक से, राइट। तो एक्सपोर्टर का रिस्क तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो गया। और इम्पोर्टर के लिए रिस्क किस तरह से कम हुआ, क्योंकि इम्पोर्टर को डॉक्यूमेंट लेने से पहले पेमेंट नहीं करनी पड़ी, उसने डॉक्यूमेंट्स मिले उसके बाद पेमेंट वो अपने बैंक को करेगा, देन बैंक के साथ उसका बैलेंस क्लियर हो जाएगा। तो ट्रांजेक्शन वर्क कैसे करती है ये, इसको समझते हैं। सो लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे वर्क करता है, देखो ये है हमारा एक्सपोर्टर, ये है इम्पोर्टर, एंड वी हैव इम्पोर्टर्स बैंक, जिसको हम आई बैंक बोल रहे हैं। ओके, तो इस सिनेरियो में एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ गुड्स सेल करने का, राइट। अब इम्पोर्टर क्या करेगा, इम्पोर्टर अपने बैंक के पास जाएगा, वो बोलेगा कि आप मुझे एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो कि ये पर्सन को, ये पर्सन से मैंने गुड्स खरीदने हैं, आप उसको प्रॉमिस कर दो कि आप मेरे भी हाफ पे पेमेंट कर दोगे जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, एंड मैं वो पैसे आपको लौटा दूंगा। मतलब जो जब सेल होगी तो इम्पोर्टर पैसा पे कर देगा एक्सपोर्टर को, तो एक्सपोर्टर का रोल तो खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा, दिस इज द लेंडर, जिसने पैसे किसको दिए, एक्सपोर्टर को, एंड इम्पोर्टर क्या बन जाएगा, बोरोअर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये एक तरह से क्या होगी, फाइनेंसिंग अग्रीमेंट होगी बिटवीन इम्पोर्टर एंड हिज बैंक। अब हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हर केस में बैंक पहले पेमेंट, बैंक को अपने पास से पेमेंट करनी होगी, हो सकता है इम्पोर्टर पहले पेमेंट कर दे बैंक के पास सेफली कि जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको आते हैं आप मेरे भी हाफ पे पेमेंट कर सकते हो। तो इस केस में इम्पोर्टर का रिस्क कैसे कम हो जाता है, बिकॉज उसको एडवांस पेमेंट नहीं करनी पड़ी विदाउट डॉक्यूमेंट, या उसको थोड़ा सा क्रेडिट फैसिलिटी भी मिल जाती है, चाहे डायरेक्ट एक्सपोर्टर से तो नहीं मिली। तो इस केस में दोनों को ही क्या हो रहा है, रिस्क कम हो रहा है, राइट। तो आगे चल के हम डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट को रेगुलेट कौन करता है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है। हमने जब हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे तब हमने पढ़ा था इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में, आईसीसी, जो कि क्या कर रहा था, ग्लोबल रूल्स प्रोवाइड कर रहा था कि आप किस तरह से इंटरनेशनली डील कर सकते हो, मेनली बैंक्स की मदद कर रहा था, राइट। तो आईसीसी ने एक पब्लिकेशन दी थी, यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस, राइट, 600, किसके लिए, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के लिए, स्पेशली फॉर एलसी, की जब बैंक एलसी में डील करता है तो उसको कैसे करना चाहिए। तो ये चीज हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि एलसी की अरेंजमेंट कैसे वर्क करती है, बिकॉज हमारा कोर्स क्या है, हमारा कोर्स है अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज समझी, हमने कंसेप्ट समझा, उसके बाद हम समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होता कैसे है, किस तरह से पूरा फ्लो होता है, गुड्स कैसे जाएंगे, किस तरह से पेमेंट होती है, क्या क्या अग्रीमेंट्स होती हैं, क्या क्या टर्म्स होती हैं, ये सारी चीजें हम समझ के हम इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर अपनी क्लैरिटी लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस चीज को फाइनेंस कैसे किया जाता है। फाइनेंस करने से पहले हमें उस चीज की पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग के बाद हम देखेंगे कि किस टाइप का फाइनेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेटर ऑफ क्रेडिट, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है। तो आगे हम रीड करते हैं रिस्क एनालिसिस, ठीक है। सो फॉर द एक्सपोर्टर दिस इज वेरी सिक्योर बिकॉज उसने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं बैंक, और प्रॉमिस किसको, किससे मिल रहा है, उसको बैंक से मिल रहा है। बैंक इज मोर रिलायबल देन एनी अदर पर्सन, राइट। तो दे आर assured of payment from bank, not just the importer, as long as they follow all rules and submit document. एंड इम्पोर्टर के लिए दिस इज ऑल्सो वेरी सिक्योर, क्योंकि उनको पता है कि बैंक पेमेंट तभी करेगा
जब एक्सपोर्टर ने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी हैं जो उन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट में दी थी, तो दोनों पर्सन सिक्योर हो गए इस केस में एंड they can carry on the transaction. So once again, let's go through the risk spectrum. कि एडवांस पेमेंट में एक्सपोर्टर को रिस्क ज़्यादा था बिकॉज उसको इम्पोर्टर को रिस्क ज़्यादा था बिकॉज पेमेंट पहले करनी थी, गुड्स बाद में मिल रहे थे। ओपन अकाउंट में इम्पोर्टर का रिस्क कम था बिकॉज पेमेंट कब करनी है, जब गुड्स मिल जाएंगे। बट एक्सपोर्टर का रिस्क ज़्यादा था कि उसको ट्रस्ट करके गुड्स बेचने पड़ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में क्या था कि जो पर्सन है वो गुड्स वहां पहुंचने के बाद बैंक को इंटरमीडियरी यूज करेगा एंड उनके थ्रू पेमेंट लेगा। यहाँ पे भी हमारे पास दो तरह के थे, एट साइट भी हो सकती है पेमेंट या लेटर भी हो सकती है। स्टिल देयर वर अ फ्यू रिस्क बट देन द सेफेस्ट ऑप्शन दोनों के लिए डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो ये हो गया हमारे मोड ऑफ पेमेंट का टॉपिक कंप्लीट। सो जस्ट टू रिवाइज, ओके, यहाँ पे आप क्विक समरी देख सकते हो। एडवांस पेमेंट में पेमेंट होगी शिपमेंट से पहले, एक्सपोर्टर का रिस्क लोएस्ट, इंपोर्टर का रिस्क हाईएस्ट, बैंक जस्ट फंड ट्रांसफर करेगा, ट्रस्ट कितना आपस में लो है दोनों के बीच। ओपन अकाउंट में शिपमेंट के बाद पेमेंट होगी। एक्सपोर्टर के लिए रिस्क ज़्यादा है, इंपोर्टर के लिए रिस्क कम है। बैंक को यहाँ पे भी सिर्फ फंड ट्रांसफर करने हैं और पार्टीज में आपस में ट्रस्ट बहुत हाई है। बिल ऑफ कलेक्शन में ऑन साइट भी पेमेंट हो सकती है या यूजर्स पेमेंट भी हो सकती है, दोनों के लिए रिस्क मीडियम है। बैंक एज एजेंट एक्ट करते हैं कि जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होंगे, तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट है प्लस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रिलाय हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में शिपमेंट के बाद पेमेंट होगी तो इम्पोर्टर भी सेफ है, डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट होगी तो एक्सपोर्टर भी सेफ है, दोनों के लिए रिस्क लो है। गारंटी कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, बैंक गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, तो रिस्क किसके पास है, बैंक के पास ज्यादा रिस्क जाता है इस केस में, राइट। सो दिस वाज योर होल टॉपिक जो कि बेसिस बनने वाला है आपका आगे के कंसेप्ट्स का। तो आप इसको बहुत अच्छे से, अगर आपको टाइम हम लगवा रहे हैं तो आप टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करो एंड उस चीज़ को अच्छे से समझ के रीड करो, क्वेश्चंस पढ़ो। और अगर कोई भी डाउट आता है कि कोई कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, कोई टर्म अच्छे से क्लियर नहीं हुई, तो आप वो हमें बता सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। और कोर्स में जल्दी से एनरोल कर लीजिए ताकि आप मिस आउट ना करें किसी भी कंसेप्ट के ऊपर और आप अपने एग्जाम में अच्छे से इस चीज़ को कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी आपको पढ़ाने की। एंड टेलीग्राम कम्युनिटी आप जरूर ज्वाइन ज्वाइन कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पता लगता रहेगा कि क्या क्या कोर्स में अपडेट आ रहे हैं। क्योंकि आईटीएफ का कोर्स अभी रिसेंटली बहुत अपडेट किया है उन्होंने, ऐसी बहुत कोर्सेज चेंज होते रहते हैं। सो यहाँ से आपको कुछ डेली अपडेट मिलते रहेंगे। सो thank you for your time, see you in other lectures, and bye bye.